आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके घर पे डिनर करने आऊंगी, और क्योंकि मुझे आपके घर पे डिनर करने आना था, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बना के रखा, बहुत एक्सपेंसिव वाइन मंगवा के रखी, बहुत सारा खर्चा आपने मेरे लिए किया, लेकिन मैं आपके घर पे नहीं आई, तो क्या आप मुझे सू कर सकते हो? अब वाइफ को आया गुस्सा। वाइफ ने यहाँ पर हस्बैंड पे केस कर दिया कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करा है। अब आप सोचोगे मैम डिस्क्वालीफाई किन लोगों को करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने से? पता है, दिल तोड़ने की बात नहीं है। जबरदस्ती अगर आज आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट में साइन करा रहा है तो देयर इज अ मौका, देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। आपके दादाजी आपको एक बंगला गिफ्ट कर देते हैं, आपके मम्मी पापा आपको एक गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं, तो बदले में वो आपसे क्या ले रहे हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ नेक्सस 3.0 बैच, जहां पर लीगल रीजनिंग में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को डिटेल में किया था, एंड वी हैव ऑलरेडी थॉरोली स्टडीड कि जो जो चीजें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाती हैं वो कौन कौन से एसेंशियल्स हैं। वो एसेंशियल्स आपके होते हैं यहां पर, जैसा कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये हम लोग ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं कि ऑफर क्या होता है, वेरियस काइंड्स ऑफ ऑफर क्या होते हैं, कब कब ऑफर कम्युनिकेटेड माना जाता है, कब कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाती है, कैसे कैसे आप इनको रिवोक कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बट सिर्फ ऑफर एक्सेप्टेंस के अलावा ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक प्रॉपरली एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कौन कौन से हैं वो एसेंशियल्स? इसके अलावा आता है आपका फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज जो होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लॉफुल कंसिडरेशन, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, एंड कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो ये सारे एसेंशियल्स आज हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में करने वाले हैं, और आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि जब कभी भी अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं और उसमें से इनमें से कोई भी एसेंशियल माइनस हो जाएगा, मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस तो है लेकिन कंसेंट फ्री नहीं था, ऑफर एक्सेप्टेंस तो है लेकिन कॉम्पिटेंसी नहीं था, ऑफर एक्सेप्टेंस तो है लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लॉ के हिसाब से फॉरबिडन था या इलीगल था या वॉइड था, तो ऐसे सिनेरियोज में ये आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये आपका इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। नंबर 1 इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वी हैव ड्यूली कवर्ड दैट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज द इंटेंशन टू एंटर इनटू द अग्रीमेंट, कि पार्टीज का क्या एक्चुअली में इंटेंशन था कि यार चलो मिलके कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। क्या पार्टीज का ये इंटेंशन था या पार्टी सिर्फ मुंह जुबानी प्रॉमिसेस कर रही थी? जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि सपोजेडली आज मैं आपको प्रॉमिस करती हूं कि मैं आपके घर पे डिनर करने आऊंगी, और क्योंकि मुझे आपके घर पे डिनर करने आना था, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बना के रखा, बहुत एक्सपेंसिव वाइन मंगवा के रखी, बहुत सारा खर्चा आपने मेरे लिए किया, लेकिन मैं आपके घर पे नहीं आई, तो क्या आप मुझे सू कर सकते हो? क्योंकि मानसी मैम ने अपने प्रॉमिस से मुकर गई है, अपना प्रॉमिस पूरा चेंज कर दिया है। नहीं, क्योंकि वो बन जाएगा आपका एक सोशल अग्रीमेंट। सोशल अग्रीमेंट ये कहता है कि दो लोग सेम चीज पे अग्री तो कर रहे थे क्योंकि अग्रीमेंट इसमें है, लेकिन यहां पर पार्टीज की इंटेंशन एक लीगल रिलेशनशिप में जाने की नहीं थी। तो अगर पार्टीज की इंटेंशन नहीं है कि वो एक लीगल रिलेशनशिप में एंटर होना चाहते हैं, मतलब कि अगर पार्टी सिर्फ सोशली किसी बात पे अग्री कर रहे हैं, सोशल प्रोमिसेस कर रहे हैं, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता। वहां पर अगर सामने वाली पार्टी अपनी बात से चेंज होती है, मुकरती है, तो आप उसको कोर्ट में सू नहीं कर सकते। हाउएवर, अगर आप एक बिजनेस अग्रीमेंट में किसी के साथ एंटर करते हैं, वहां पर समझ में आता है कि पार्टीज एक लीगल रिलेशनशिप में एंटर करना चाहती हैं, पार्टीज एक बिजनेस डील करना चाहती हैं, तो वहां पर इंटेंशन पार्टीज की दिखती है उनके एक्शन से। अगर आज मैं आपके पास आती हूं, मैं बोलती हूं मुझे आपसे पर्टिकुलर एक्स कमोडिटी परचेज करनी है, मैं आपको इतने पैसे देने के लिए रेडी हूं, इतनी डेट तक मुझे कमोडिटी चाहिए, तो इसका यह मतलब है कि मैं आपके साथ एक बिजनेस डील करना चाहती हूं। तो बिजनेस डील करने का मतलब है ऑटोमेटिकली मैं आपके साथ एक लीगल रिलेशनशिप में आना चाहती हूं। तो जब भी पार्टीज की इंटेंशन है कि वो एक बिजनेस डील करना चाहते हैं, एक प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना चाहते हैं, तो वहां पर पार्टीज की जो इंटेंशन है वो उनके एक्शंस में दिखती है। That is why intention to create a legal relationship is an important essential if and whenever you are entering into the
कॉन्ट्रैक्ट। इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है बाल्फर वर्सेस बाल्फर। यहां पे होता क्या है इस केस में, ये कहानी है एक प्रेम की, एक लव स्टोरी है। लव स्टोरी के बाद का हम लोग डिलेमा भी देखेंगे, क्योंकि हर मूवी शाहरुख खान की तरह नहीं होती है, डीडीएलजे वाली हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। तो यहां पर एक कपल थे, ठीक है। तो ये दोनों कपल जो थे वो लंदन में रहते थे। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि लंदन से हस्बैंड को मूव आउट करना पड़ा किसी एक्स प्लेस में। वो अपनी वाइफ को प्रॉमिस करके जाता है कि यार अगर मैं यहां से जा रहा हूं, मैं प्रॉमिस तेरे को हर महीने के 500 पाउंड्स भिजवा दिया करूंगा तेरे अकाउंट में, ताकि तेरा खर्चा चलता रहे लंदन में, तेरे एक्सपेंसेस सारे फुलफिल हो जाएं। तो मैं तेरे को प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं तेरे को हर महीने 500 पाउंड भिजवा दिया करूंगा। हस्बैंड ने कुछ महीने तो 500 पाउंड भिजवाए, लेकिन कुछ महीने बाद वो पैसे भिजवाना बंद कर दिए। अब वाइफ को आया गुस्सा, वाइफ ने यहां पर हस्बैंड पे केस कर दिया कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करा है। कोर्ट ने कहा जितने भी मैट्रिमोनियल प्रॉमिसेस होते हैं वो आपके यहां पर कॉन्ट्रैक्ट लॉ का पार्ट नहीं होते हैं। जितने भी आपके मैट्रिमोनियल प्रॉमिसेस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का पार्ट नहीं होते। ऐसे तो हस्बैंड्स और वाइफ्स एक दूसरे को बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं, आए दिन ऐसे प्रॉमिसेस तोड़ते हैं। अगर हम इनको कॉन्ट्रैक्ट में लेने लग गए तो हमारी तो कोर्ट कचहरी यहां पर फैमिली मैटर्स और मैट्रिमोनियल मैटर्स से ही भरी रह जाएगी। तो मैट्रिमोनियल मैटर्स यहां पर कोर्ट का पर्सपेक्टिव नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट का पर्सपेक्टिव नहीं होते, जहां पे मैट्रिमोनियल प्रॉमिसेस किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे पार्टीज का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप में आने का नहीं होता, वो डे टू डे रिलेशनशिप्स होते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी पार्टीज का इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप में आने का, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब आप सोचेंगे कि मैम कभी कभी हमने ये भी सुना है कि यार डिवोर्स के केसेस में हस्बैंड कोर्ट में प्रॉमिस करता है कि मैं वाइफ को इतनी मेंटेनेंस दूंगा, इतनी एलिमनी दूंगा। तो वो क्या बातें हैं, वो पोस्ट मैट्रिमोनियल चीजें हैं, वो डिवोर्स सेपरेशन वाले प्रोमिसेस हैं। वहां पर प्रॉपर्ली एक सेटलमेंट डीड बनती है, वहां पे प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हम लोग बात कर रहे हैं अभी निजी जिंदगी की लोगों की, जब एक्चुअली हस्बैंड वाइफ मैरिड हैं। तो वो वाले प्रोमिसेस जो भी होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का पार्ट नहीं होते, जैसा कि हमने फेमस देखा बाल्फर वर्सेस बाल्फर केस में। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंसी क्या बोलता है कि यार पार्टीज को अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो इसके पीछे व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहती हैं तो इसके पीछे यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आज आपका मन करे तो आप एक बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लोगे, आपका मन करे तो आप एक अनसाउंड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट में साइन करा लोगे। ऐसा नहीं चलता। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड एब इनिशियो बन जाता है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब है कैंसल्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मतलब कि अगर आज आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे एक ऐसे पर्सन के साथ जो इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट बनते के साथ ही कैंसिल माना जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है और आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में एनफोर्स भी नहीं कर पाओगे। एनफोर्स करने का मतलब है आप ऑपोजिट पार्टी को कोर्ट ले जाके सू भी नहीं कर पाओगे, डैमेजेस भी नहीं ले पाओगे, पैसे भी नहीं ले पाओगे। अल्टीमेटली आपका टाई टाई फिश हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कॉम्पिटेंसी क्या होती है जब कभी भी आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है। इसके बारे में सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि पार्टीज को कंपीटेंट होना बहुत जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। अब क्या है वो कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया, समझ लेते हैं। सेक्शन 11 में लिखा है वो कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया। ऑब्वियसली ये सारे के सारे सेक्शंस आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस हैं। तो ये कहता है सेक्शन 11 कि अगर किसी भी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है, दैट पार्टी नंबर 1 मस्ट बी ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी।
मतलब पार्टी की एज 18 और अबव होनी मैंडेटरी है, नंबर 1। तो मतलब अगर आप किसी भी ऐसे शख्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे जो 18 साल से नीचे का है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपके पैसे जो आपने अगर उसको दिए भी हैं वो भी वापसी नहीं मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल अभी मैं डिस्कस करूंगी। सेकेंड है आपका, द पर्सन मस्ट बी ऑफ अ साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब है कि वो पर्सन अनसाउंड नहीं होना चाहिए, मेंटली रिटार्डेड नहीं होना चाहिए, मेंटली चैलेंज नहीं होना चाहिए। अगर कभी कभी ऐसे भी सिनारियोज होते हैं कि जिसमें इंसान को फिट्स आते हैं, कि मतलब दौरे पड़ते हैं जिसमें वो कुछ टाइम तो अनसाउंड होता है, कुछ टाइम तो साउंड होता है। तो अगर पर्सन ने वो कॉन्ट्रैक्ट किया जब वो साउंड था, तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर उसने उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट किया जिस टाइम पे वो अनसाउंड था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा। अब कौन प्रूफ करेगा? अगर आपके साथ ऐसा धोखा हुआ है तो आप प्रूफ करोगे कि यार कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम ये इंसान साउंड था, साउंड स्टेट में था, इसने अपने होशो आवाज में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो नेट नेट क्राइटेरिया क्या निकलता है कि अगर पर्सन अनसाउंड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल मान लिया जाएगा। थर्ड, जिन भी लोगों को लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट करने से। अब आप सोचोगे मैम डिस्क्वालीफाई किन लोगों को करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने से? करते हैं जो लोग बैंकरप्ट होते हैं, जो लोग पूरा सरकार का पैसा लेके भाग जाते हैं, जो लोग क्रिमिनल्स होते हैं, उनको लॉ एडहेयर करता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से। और गलती से अगर आप ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए तो फिर भगवान ही आपका मालिक है, आपको कोई डैमेजेस नहीं मिलेंगे, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। तो इसका एक फेमस केस लॉ है जिसका नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इस फेमस केस लॉ में क्या हुआ था कि ये जो धर्मोदास घोष था ये माइनर था, ये अपने आप को प्रिटेंड करता है कि मैं 18 का हूं जबकि इसकी एज 17 समथिंग होती है। ये प्रिटेंड करता है कि मैं 18 का हूं और ये साथ में ये भी प्रिटेंड करता है कि मैं बाइसिकल का बिजनेस चलाता हूं। तो ये दोनों बातें करके ये हमारे मोहरी बीबी जो प्लेंटिव है, प्लेंटिव इज द वन हु फाइल्स द केस, जो विक्टिम पार्टी होता है, तो मोहरी बीबी जो होता है वो प्लेंटिव होता है, उसके साथ धोखा हुआ है बेचारे के साथ, तो ये केस फाइल करता है और धर्मोदास घोष हमारा डिफेंडेंट है। तो मोहरी बीबी के साथ क्या धोखा होता है? मोहरी बीबी क्या करता है, इसको एडवांस दे देता है और कहता है कि चलो ठीक है यार ये एडवांस रख लो। लेट अस सपोज इसने इसको 10 लाख एडवांस दिया, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट। तो सपोज कि इसको 10 लाख एडवांस देता है और बोलता है धर्मोदास को कि यार चल तू मुझे इस पर्टिकुलर एक्स डेट पर इतनी इतनी साइकिल दे दियो। इसने कहा ठीक है यार लाओ दे दो एडवांस, पैसे आते हुए किसको बुरे लगते हैं। तो ये पैसे लेके रख लेता है और साइकिल नहीं सप्लाई करता। अब बेचारा मोरी बीबी क्या करेगा, वो कोर्ट जाता है, वो कोर्ट में केस फाइल करता है धर्मोदास घोष के अगेंस्ट। लेकिन कोर्ट क्या बोलता है, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। कोर्ट यहां पे बायर बिवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू पे वर्क करता है कि यार अगर तुम आज किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, बिजनेस डील में एंटर कर रहे हो, तो तुमको सचेत होना चाहिए, तुमको सतर्क होना चाहिए था, तुमको खुद ध्यान रखना चाहिए था कि सामने वाला बंदा माइनर तो नहीं है। तो तुमने क्योंकि ध्यान नहीं दिया कि वो माइनर था, तो ना तो तुमको बाइसिकल मिलेंगी और ना ही तुम्हें तुम्हारा 10 लाख एडवांस वापस मिलेगा। कोर्ट कभी भी वॉइड अग्रीमेंट्स को एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि ये अग्रीमेंट एक माइनर के साथ हुआ है तो ये वॉइड एब इनिशियो की कैटेगरी में जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से लोग होते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने दिया जाता? द पर्संस who cannot enter in contracts are these persons। कौन कौन से लोग हैं जिनको अलाउ नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए? नंबर 1 माइनर पर्संस, जो मैंने आपको बताया कि जो लोग 18 से बिलो एज के हैं। नंबर 2 है आपका अनसाउंड पर्संस। अनसाउंड का मतलब है जो लोग मेंटली चैलेंज हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करने दिया जा सकता। हाँ, लेकिन उनके बिहाफ पे उनके गार्डियंस, उनके पेरेंट्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। दैट्स टोटली अ गुड कॉल। नेक्स्ट है आपका द पर्संस हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ।
मतलब जिनको लॉ डिस्क्वालीफाई कर देता है, जिनको लॉ ही अलाउ नहीं करता कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। कौन कौन से लोग होते हैं वो? जैसा कि मैंने कहा, एलियन एनिमी, मतलब कि मान के चलो हमारे देश की किसी देश के साथ दुश्मनी चल रही है और आप उस देश के किसी पर्सन के साथ, किसी कंपनी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल माना जाएगा। आप किसी कॉन्विक्ट, मतलब जो लोग ऑलरेडी सजा काट रहे हैं उन, या क्रिमिनल्स हैं जो ऑलरेडी जेल में हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप किसी भी कॉर्पोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो यहां पर इस केस में जिनको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये डिसॉल्व हो चुके हैं, ये कॉर्पोरेशन खत्म हो चुकी है, ये कंपनी बिल्कुल डिसॉल्व हो चुकी है, बैंकरप्ट हो चुकी है, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अनसाउंड माइंड में आपके इडियट, ल्यूनेटिक पर्संस एंड ड्रंक पर्संस आते हैं। तो हर तरह से अगर पर्सन अनसाउंड है और आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो में जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट, जो आपका अनदर फीचर है, अनदर एसेंशियल है। वो ये कहता है कि फ्री कंसेंट होना बहुत जरूरी है। फ्री कंसेंट भी, ये इससे मैक्सिम भी निकल के आती है, कंसेंसस एड इदम, जो कहता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। मतलब कि दोनों पार्टी, दोनों बातों पर, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में दी गई बातें हैं, पार्टीज उस पे सेम तरह से, सेम मैनर में अग्री करती होनी चाहिए। अब अगर सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला कि क्या आप मुझसे मेरा घर परचेज करने के लिए रेडी हैं 1 करोड़ में? आपने कहा नहीं मैम 80 लाख, और मैं आपको कल सोच के बताऊंगा। तो हम लोग यहां पर दोनों लोग सेम चीज पे अग्री नहीं हुए, तो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ ही नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्ट तब आगे बढ़ता है जब दोनों पार्टी सेम चीज पे पूरी तरह से अग्री करते हैं, बिल्कुल टोटली 100% सेम चीज पर अग्री करते हैं। तो यहां पर दोनों पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट का मतलब है जब किसी चीज के लिए आप अपनी हाँ देते हो तो वो कंसेंट आपका फ्री होना चाहिए, मतलब किसी ने आपके साथ जोर जबरदस्ती करके आपसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करवाया होना चाहिए। तो ये फ्री कंसेंट बोलता है कि ये फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब फ्री विल ऑफ द पार्टीज, दोनों पार्टीज की ये फ्री विल होनी चाहिए, अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा होना चाहिए पार्टीज ने। सेक्शन 14 ये कहता है कि कंसेंट फ्री तब माना जाता है, कंसेंट को हम फ्री कब मानते हैं एग्जैक्टली, जब उस कंसेंट में कोई भी कोअर्जन ना हो। कोअर्जन का मतलब है आपके साथ जोर जबरदस्ती ना की गई हो, किसी ने आपके साथ कोई ऐसा हथकंडा ना अपनाया हो कि जिससे आपको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको गन पॉइंट पे बोला कि कॉन्ट्रैक्ट में साइन करो, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, इस कागजात पे साइन करो, वरना मैं आपको गोली मार दूंगी, वरना मैं आपके बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। या कोअर्जन में एक लड़का अपने पापा को बोलता है कि पापा बंगला मेरे नाम करो वरना मैं सुसाइड कर लूंगा। तो यहां पर जो भी चीजें आप क्रिमिनल हथकंडे अपनाते हो जिससे सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए, साइन कर दे कॉन्ट्रैक्ट में, वो चला जाता है कोअर्जन में, वहां पर वो फ्री कंसेंट नहीं होता। तो जब कभी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट इन पांचों में से किसी भी एक चीज से अफेक्टेड होता है वो बन जाता है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसके ऊपर हमारा पूरा एक डिटेल लेक्चर है जो नेक्सस 2.0 में आपको मिलेगा, जहां पर हमने ये जाना था कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इन पांचों में से किसी भी चीज से अफेक्टेड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। दिल तोड़ने की बात नहीं है, जबरदस्ती अगर आज आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट में साइन करा रहा है तो देयर इज अ मौका, देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। सेकंड क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है जब सामने वाला अपनी डोमिनेंट पोजीशन का नाजायज फायदा उठाता है और आपसे जबरदस्ती करता है अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके, और आप उसके दबाव में आ जाते हो और कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देते हो। जैसे एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसको 15-20 साल उसके ताऊजी ताईजी ने पाला है, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स नहीं थे उसके। अब 20 साल बाद जब वो बच्चा 25 का या वट एज का होता है, ताऊजी क्या बोलते हैं, बेटा तेरे को इतने टाइम हमने पाला पोसा है यार, तू इतना नहीं कर सकता अपनी ताई जी के लिए, तो अपनी ताई जी के लिए वो बंगला नहीं दे सकता। अब वो बच्चा क्या कर रहा है, वो सोच रहा है यार ठीक है यार, मैं चाह तो नहीं रहा वो बंगला देना, लेकिन ताऊ जी और ताई जी इतना कह रहे हैं तो यार मुझ पे इन लोगों का इन्फ्लुएंस है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देते हो।
बाद में आपका मन आता है, आपके किसी दोस्त ने आपको समझाया कि भाई तू पागल है, इतना अच्छा प्रॉपर्टी, 15 लाख की प्रॉपर्टी, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी तू ताई जी को ऐसी दे रहा है। अब आपके मन में आया कि यार मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर पाऊंगा। कर पाओगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है अगर कोई इंसान आप पे अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके, अनड्यूली इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके आपको जबरदस्ती फोर्स करता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाओ। इसके लिए कुछ एक्सेट्रा, अपार्ट फ्रॉम दैट इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जो हम लोगों ने डिटेल में करे हैं सेशन के अंदर। तो आप सेशन पढ़ेंगे तो आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस और एक्स्ट्रा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, आपको झूठ बोला है ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाओ। मैंने आपको बोला कि यार मुझसे एक गाड़ी खरीद ले, मैं तुझे एक गाड़ी ना पक्का 50 लाख में बेच दूंगी, ठीक है। मैंने क्या किया, आप मुक्के हो गए, आपने कहा ठीक है यार 50 लाख में तो मैं गाड़ी खरीदने के लिए रेडी हूं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना एक एक्स्ट्रा जीरो और ऐड कर दी। अब आपको मुझे 50 लाख से ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। तो मैंने आपके साथ फ्रॉड किया। तो इंसान, कोई भी इंसान अगर आपके साथ फ्रॉड करता है और आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए फोर्स करता है फ्रॉड के जरिए, डिसीविंग के जरिए, धोखाधड़ी के जरिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी आप कैंसिल कर सकते हो। मतलब आपका कंसेंट फ्री नहीं था, आपका जो कंसेंट था, आपने जो हाँ दी थी वो फ्रॉड के चक्कर में दी थी। नेक्स्ट है मिसरिप्रेजेंटेशन। मतलब जब आप गलती से गुमराह हो जाते हो। मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, बस इतना फर्क है कि मिसरिप्रेजेंटेशन में जो इंसान आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा होता है उस इंसान को भी नहीं पता होता, वो भी बकासूर होता है, वो भी बेकसूर होता है, उसको भी नहीं पता होता कि मैं गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अब क्योंकि उसने गलती से गलत इंफॉर्मेशन दे दी, आप गलत इंफॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस हो गए, आपने कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिया, तो लेटर ऑन अगर आपको जैसे ही वो तथ्य और सत्य के बारे में पता चले, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो अंडर मिसरिप्रेजेंटेशन। इट विल कम इन द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट होता है मिस्टेक। मिस्टेक ये बोलता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में सपोज कि किसी पार्टी के नाम को लेके, एसेंशियल फैक्ट को लेके, सब्जेक्ट मैटर को लेके, और ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो हमने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर में की थी, उनसे रिलेटेड अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिलेबल होगा ना, तो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल हो जाएगा। और क्योंकि आप मिस्टेक के इंप्रेशन में थे इसीलिए आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो आपका कंसेंट यहां पर फ्री कंसेंट नहीं माना जाता। तो एसेंशियल ये कहता है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में जो हाँ देनी है अपनी, वो फ्री होनी चाहिए, वो इन पांचों में से किसी भी चीज से टेंटेड और इन्फ्लुएंस्ड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आपका लॉफुल पर्पस होना चाहिए। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए जो आपका पर्पस है, आपका अल्टीमेट मोटिव है, वो लॉफुल होना चाहिए। मतलब क्या निकलता है कि अगर आपका मोटिव अनलॉफुल है, इल्लीगल है, आप किसी की जान लेना चाहते हो, आप किसी को सुपारी दे रहे हो, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो कर लिया, मैंने कहा भाई मैं तेरे को 1 करोड़ दूंगी, उसने कहा ठीक है 1 करोड़ दे देना, लेकिन काम क्या है। तो मैंने उसको ये नहीं बोला कि तू मेरे को फल फूल व्हाटएवर सप्लाई कर दियो, मैंने ये नहीं बोला। मैंने कहा तू मेरे लिए ना मेरे दुश्मन को मार दियो। मैंने क्या करा है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाई है। तो यहां पर जो मेरा पर्पस है वो क्या है, किसी की जान लेना, वो एक अनलॉफुल पर्पस है। तो जब कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हो जिसमें आपका पर्पस, आपका मोटिव अनलॉफुल होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपका इनवैलिड या फिर वॉइड अग्रीमेंट की कैटेगरीज में जा सकता है। तो यहां पर अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम आपका जो पर्पस था वो फ्रॉडुलेंट था, आपकी जो इंटेंशन थी वो इलीगल थी, या आपकी इंटेंशन इमोरल थी, या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट थी, या कोई भी चीज उसमें अनलॉफुल थी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका टोटली यहां पर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। इसका बहुत ज्यादा स्ट्रेच पर हमने डिटेल करा है वॉइड अग्रीमेंट्स के अंदर। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, 7 to 8 कैटेगरीज हैं जो वॉइड अग्रीमेंट्स में जाती हैं। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, अनलॉफुल अग्रीमेंट्स, इमोरल अग्रीमेंट्स। इसका डिटेल अगेन आपको मिलेगा नेक्सस 2.0 बैच में, जहां पर हमने वॉइड अग्रीमेंट्स को फुल ऑन स्ट्रेच में डिटेल में किया है। तो गो ऑन एंड वॉच दैट लेक्चर ताकि आपका वॉइड अग्रीमेंट्स का टॉपिक भी सॉलिड हो जाए। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कभी भी आपका है, अगर आपका पर्पस ही अनलॉफुल है, तो यहां पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड या फिर वॉइड हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है आपका लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन एक मैक्सिम पे वर्क करता है, जो मैक्सिम कहती है क्विड प्रो क्यो, दैट मीन्स समथिंग फॉर समथिंग। इट मेजरली वर्क्स ऑन अ बार्टर सिस्टम। आपने बार्टर सिस्टम के बारे में सुना होगा। हिस्टोरिकल टाइम्स में ऐसा होता था, जब तक करेंसी नहीं आई थी तो लोग क्या करते थे, आपस में गुड्स एक्सचेंज करते थे कि यार अगर इस इंसान को, एक पर्सन है, उसको चावल चाहिए, दूसरे वाले को वीट चाहिए, तो वो लोग क्या करते थे, एक्सचेंज कर लेते थे कि चल यार तू मुझसे चावल ले ले, तू मुझसे गेहूं ले ले, या फिर तेरे को मोती चाहिए, मुझे चावल चाहिए, तो तू मुझसे मोती ले ले, बदले में तू मुझसे चावल ले ले। तो इस तरह से होता था बार्टर सिस्टम। लेकिन अब तो करेंसी आ गई है, तो अब क्या होता है, लॉफुल कंसिडरेशन होता है। कंसिडरेशन ये कहता है कि यार मैं कुछ दूंगा, बदले में तू मुझे कुछ देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ इस कंसिडरेशन पे बहुत ज्यादा वर्क करता है। मतलब सिंपल सी बात है कि आज यहां पर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं कि आप किसी को पैसे दो, बदले में या तो कोई आपको गुड्स देगा। अगर आज मैं आपसे कुछ चीजें खरीद रही हूं, मैं आपको पैसे दे रही हूं, बदले में आपसे कोई ना कोई गुड्स परचेज कर रही हूं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। चाहे वो कोई भी गुड्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, कोई टेक्सटाइल्स हो, कोई फैब्रिक हो, कोई गारमेंट्स हो, कुछ भी हो सकता है, या मशीनरी हो फॉर दैट नोट। इसके अलावा मैं आपसे बदले में सर्विसेज भी ले सकती हूँ, जिसमें आपके सारे जॉब्स आ जाते हैं। अगर आज आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, बदले में वो आपको सैलरी दे रहे हैं, तो ये भी कंसिडरेशन होता है। तो कंसिडरेशन आप अपने गुड्स से भी दे सकते हो, सर्विसेज से भी दे सकते हो, बदले में आपको भी पैसे मिलेंगे। तो दैट इज द कंसिडरेशन, जो एक एसेंशियल फैक्टर है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का। कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये बोलता है कि कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए बॉस। ऐसा नहीं है कि आप मेरे लिए सर्विसेज कर रहे हो, बदले में मैं आपको ड्रग्स दे रही हूं, तो वो आपका अनलॉफुल कंसिडरेशन हो गया। मैं आपको पैसे दे रही हूं, पर बदले में आपसे जो सर्विसेज ले रही हूं वो है स्मगलिंग की, या बदले में मैं आपसे सर्विसेज क्या ले रही हूं कि मेरे लिए तुम मेरे दुश्मन को मार दो, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर दो। तो ये जो कंसिडरेशन है, जो चीजों का आदान और प्रदान हो रहा है, वो भी लॉफुल होना बहुत जरूरी है। तो यही बोलता है आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ कि अग्रीमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ आपस में रिटर्न करना है, एक जने को या तो मनी या सर्विसेज या गुड्स देने हैं, एंड वाइस वर्सा। अगर प्रॉमिस सपोर्ट नहीं हो रहा कंसिडरेशन के साथ, तो वो सिर्फ बेयर प्रॉमिस है यहां पर। मतलब अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं है, मैंने सिर्फ आपको प्रॉमिस किया, अब याद आया सोशल अग्रीमेंट, मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपके घर पे खाना खाने आऊंगी, बदले में आप क्या मुझे दे रहे हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ खाना बना रहे हो मेरे लिए, तो वो कंसिडरेशन नहीं है। दैट इज वाई वो अग्रीमेंट और अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। Hence, it will not be enforceable by law. लॉ इसको कंसिडर नहीं करेगा, लॉ इसको एनफोर्स नहीं करेगा। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, कंसिडरेशन इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए, इट हैज टू बी वेरी मच लॉफुल। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, जिसमें सिर्फ एक पार्टी दे रही है, दूसरी पार्टी ले रही है, दोनों में से आदान प्रदान नहीं हो रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट आपके इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे। लेकिन 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 इसमें अपने पास कुछ एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं। ये एक्सेप्शंस क्या बोलती हैं कि ऐसे भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड हैं जहां पर अगर कंसिडरेशन नहीं भी है। वैसे तो लॉ क्या कहता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन एक्सेप्शन क्या कहती है कि ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड हैं अगर उनमें कंसिडरेशन नहीं छुपी। अब कंसिडरेशन नहीं छुपी तो इसका क्या मतलब सीधा सीधा निकलता है कि यार एक पार्टी सिर्फ ले रही है और दूसरी पार्टी दे रही है, लेकिन दूसरी पार्टी को बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। तो मतलब सपोजिटली आज मैं आपको, या आपके, चलो मैं क्यों दूंगी, आपके दादाजी आपको एक बंगला गिफ्ट कर देते हैं, आपके मम्मी पापा आपको एक गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं, तो बदले में वो आपसे क्या ले रहे हैं, कुछ नहीं, सिर्फ प्यार। तो तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। आपके पापा अगर आज आपके नाम पे एक फैक्ट्री कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा बनाए कि आज से ये वाली फैक्ट्री आपकी है, बदले में आप क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि हाँ आप अपने पापा के बेटे हो। तो इस केस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 3 कंडीशंस आती हैं। नंबर 1,
ऑन द अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जो सेक्शन 25 बोलता है सब क्लॉज 1। सब क्लॉज 1 ये बोलता है सेक्शन 25 का कि अगर कभी भी कोई लोग कोई भी चीजें दे रहे हैं आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो वहां पर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। इसमें सारे आपके गिफ्ट्स आ जाते हैं। अगर आप किसी को कोई प्रॉपर्टी दे रहे हो जो आपका भाई बंधु है, आपका नियर या डियर वन है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन चेक करने के लिए कोर्ट हमेशा ये देखता है कि आपने जो प्रॉपर्टी दी है वो अपनी किसी नियर वन या डियर वन को दी हो। अब ऐसा भी नहीं कि प्रॉपर्टी मुंह जुबानी दे दी, प्रॉपर्टी को देने के लिए वैलिड अग्रीमेंट होना चाहिए। प्रॉपर्टी पे यहाँ पे अग्रीमेंट पे दोनों पार्टीज के साइन होने चाहिए, विटनेस के साइन होने चाहिए, मतलब पेपर वर्क आपको पूरा करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिना पेपर वर्क के आप दे दोगे प्रॉपर्टी, पेपर वर्क आपको पूरा करना है। तो इस केस में अगर आप सिर्फ गिफ्ट भी दे रहे हो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा। नेक्स्ट, फॉर द वॉलंटरी सर्विसेज डन इन द पास्ट, मतलब अब ये बात कर रहा है सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 कि मैंने किसी के लिए अपनी मर्जी से सर्विसेज की थी, लेकिन वो सर्विसेज मैंने की थी पास्ट में। किसी वजह से उस दौरान उस टाइम पे वो बंदा मुझे पैसे नहीं दे पाया था, अब वो मुझे पैसे देना चाह रहा है। तो उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मानसी चलो मैं अब आपको पैसे दूंगा। तो उस टाइम पे मैं क्या बोलूंगी, हाँ यार पैसे दे दे, पैसे आते हुए किसको बुरे लगते हैं। तो इस वाले टाइप पे जब कॉन्ट्रैक्ट बना तो मैं कुछ नहीं कर रही, क्योंकि मैं तो जो करना था पहले कर चुकी हूं। इसका एग्जाम्पल से समझिए, मान के चलते हैं कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसका इंस्टीट्यूट है। उसने मुझे बोला यार मानसी मेरे यहाँ पे आके ना प्लीज कुछ लेक्चर्स ले लो। मैंने उसके यहाँ पे गई, मैंने बच्चों को पढ़ाया, लेक्चर्स लिए। मुझे लगा मेरा दोस्त इतना ज्यादा सही तो होना चाहिए कि वो मुझे पैसे खुद ही दे देगा लेक्चर्स के। उसको लगा यार मानसी मेरी दोस्त है तो फ्री में पढ़ा देगी मेरे लिए। अब हो गया, मैंने फ्री में पढ़ा दिया, मुझे लगा पैसे देगा, उसने नहीं दिए। अब जब मैंने उसको कॉल किया कि भाई साहब पैसे तो बनते हैं यार, पैसे तो दे दो, तो तब उसने मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में उसने लिखा कि मानसी मैं तुम्हें इस डेट पर इतने इतने पैसे दे दूंगा या दे दूंगी। अब वहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मानसी क्या करेगी, मानसी तो सिर्फ ओके करेगी, इसके अलावा मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैं जो कंसिडरेशन देनी थी वो पास्ट में दे चुकी हूं। तो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि मुझे जो सर्विसेज देनी थी वो मैंने अपनी मर्जी से पास्ट में ऑलरेडी दे दी हैं। तो जो ये नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जहां पे मुझे पैसे मिल रहे हैं पास्ट वाली सर्विसेज के पीछे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि उसमें कंसिडरेशन नहीं है मानसी की साइड से जो करंट कॉन्ट्रैक्ट बना है। सिमिलरली इसी फैशन पे वर्क करता है आपका प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट। तो टाइम बार डेट का प्रॉमिस जो सब क्लॉज 3 में आता है वो ये कहता है कि सपोजिटली आज तुमने किसी को उधार दिया, ठीक है, अब आपने बोला कि मुझे 2 साल के बाद वापस ये उधार के पैसे चुका देना। 2 साल के बाद पर्सन ने वो पैसे उधार के नहीं चुकाए, लेकिन आप भी दरियादिल थे, आपने उसे कोर्ट में नहीं सू करा, किसी भी वजह से सू नहीं करा। सपोज आप लंदन चले गए 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, आपने उसको पैसे नहीं दिए, आपने उससे पैसे नहीं मांगे, ना ही आपने उसे कोर्ट में सू करा। अब कोर्ट में सू करने का भी लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से पर्टिकुलर टाइम होता है, वो टाइम खत्म हो गया तो अब आप उसको सू भी नहीं कर सकते। लेकिन अगला इंसान थोड़ा सा सही दिल का निकला, उसने आपके साथ एहसान फरामोशी नहीं करी, उसने कहा यार चल एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, मैं तुझे इस डेट तक इतने इतने पैसे तेरे वापसी चुका दूंगा जो मैंने तुझसे उधार लिए। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप क्या बोलोगे, ओके दे दे पैसे, पैसे आ रहे हैं तो आते हुए लक्ष्मी किसको बुरी लगती है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्योंकि आपने ओके कर दिया है तो आपकी तरफ से तो कोई कंसिडरेशन नहीं गई, क्योंकि आपने सिर्फ ओके किया है, पैसे तो वो इंसान चुका रहा है ना जिसने आपसे पहले उधार लिया। आपकी तरफ से इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं गई ओके के सिवा। तो इसके बावजूद भी ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का था, अ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट। सामने वाले इंसान ने वो डेट आपको वापस पे किया, वो उधार आपको वापस पे किया जो उसने पहले कभी आपसे लिया था। तो यहां पर आपकी तरफ से कंसिडरेशन ना होने के बावजूद भी ये कॉन्ट्रैक्ट टोटली आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाएगा। तो अदर देन दैट, इन तीनों सिनेरियोज के अलावा कोई भी और कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो उसमें कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है, क्विड प्रो क्यो होना जरूरी है, समथिंग फॉर समथिंग होना जरूरी है, दोनों पार्टीज को एक्सचेंज करना जरूरी है, सर्विसेज, मनी और गुड्स। दैट इज द बेसिक एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये रहे सारे के सारे एसेंशियल्स जो आज हम लोगों ने पढ़े हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द ऑफर
एंड एक्सेप्टेंस, जो कि बहुत ही एसेंशियल पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट का, और ये क्रिएट करता है आपका फाउंडेशन। जब तक ऑफर नहीं आया, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आई, तो कॉन्ट्रैक्ट आगे की सीढ़ियों तक जा ही नहीं सकता। तो ऑफर एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वजह से अगर मिस हो गया है तो लेक्चर 1 जरूर देख लेना, ऑफर और एक्सेप्टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टीज का इंटेंशन तो था कि चलो यार लीगल रिलेशनशिप में आते हैं। इसके अलावा पार्टीज का लॉफुल कंसिडरेशन का ध्यान रखना, लॉफुल होनी जरूरी है, ऐसा नहीं अनलॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है कि आपका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल हो। साथ ही पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया हो फ्री कंसेंट के साथ, मतलब कि कोई जोर जबरदस्ती ना की गई हो पार्टीज के साथ। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, की पार्टीज यार एलिजिबल भी हो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। मोहरी बीबी वरना मोहरी बीबी और धर्मोदास घोष जैसा सिनेरियो हो जाएगा। तो पार्टीज का कॉम्पिटेंसी भी होना जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्ट्रैक्ट must not be expressly declared void by law। तो ये 7th एसेंशियल क्या कहता है, ये सभी का ना क्रक्स कह रहा है। कहता मान के चलो किसी वजह से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर एक्सेप्टेंस भी था, इंटेंशन भी थी, लॉफुल कंसिडरेशन भी थी, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी था, फ्री कंसेंट भी था, कॉम्पिटेंसी भी थी, लेकिन तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारे लॉ के हिसाब से, हमारी कंट्री के लॉ के हिसाब से वॉइड माना जाएगा। तो उस केस में अगर ये वाला 7th एसेंशियल भी फिट नहीं हो रहा है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। लेट अस सपोज एन एग्जांपल, इंडिया में ओपीएम का कल्टीवेशन बैन हो चुका है। सपोज कि 2 लोग हैं, एक प्रोड्यूसर है और एक को परचेज करना है। तो यहां पर जो ओपीएम का प्रोड्यूसर है उसको नहीं पता कि ऐसे कल्टीवेशन बैन हो गया है। उसने ओपीएम को प्रोड्यूस करा और परचेजर ने कहा कि ठीक है मैं आपसे ओपीएम को खरीदूंगा इतने इतने प्राइस में, इतने इतने रुपए में, इतनी इतनी डेट पर। तो सब कुछ ओके आ रहा है। यहां पर क्या ओके नहीं आ रहा कि ये जो ओपीएम का कल्टीवेशन और परचेजिंग और ये जो वो चल रहा है बिजनेस का डील, वो हमारा लॉ ही वॉइड डिक्लेयर करता है। तो क्योंकि 7th क्राइटेरिया फिट नहीं हो रहा तो बाकी के 6 अगर फिट हो भी गए तब भी ये आपका कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड बन जाएगा। दैट इज व्हाई ऑल ऑफ दीज एसेंशियल्स आर हाईली इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके अलावा एसेंशियल वैलिड समझ में आ गए, अब करना क्या है, डीपीपी प्रैक्टिस करनी है। आज के लेक्चर से जाकर रिलेटेड आपको डीपीपी को प्रैक्टिस करना है, जो आपको मिलेगी पीडब्ल्यू की ऐप पर। साथ ही जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सभी बच्चों के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा अमेजिंग फीचर हम लोगों ने डाला है पीडब्ल्यू की ऐप पर, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडब्ल्यू के लाइब्रेरी सेक्शन में जाके करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर मिल रहे हैं और बहुत सारा एक्स्ट्रा कंटेंट दे रहे हैं हम आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके। और अगर आप ये सब कुछ कर लोगे, इसके अलावा एक और एड ऑन फैक्टर दे रहे हैं, अगर आप ये सब चीजें रेगुलरली करेंगे तो यहां पर हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं अपने मेंटोरशिप सेशंस, जो हमारे क्लैट के एक्सपर्ट्स कंडक्ट करेंगे। तो वहां पर हम ऐसे टॉप स्टूडेंट्स निकालेंगे जिन्होंने रेगुलरली सारे डीपीपीस को प्रैक्टिस किया, सारे लेक्चर्स को देखा, सारा कंटेंट फॉलो किया। तो उन बच्चों को हम लोग देंगे स्पेशल मेंटोरशिप सेशंस। तो पढ़ते रहेंगे ऐसे ही अपनी क्लैट की जर्नी के लिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।